नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आने वाले गोचर 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु का गोचर के ऊपर बात करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने एक गोचर के ऊपर वीडियो बनाया है जिसमें हमने गोचर का क्या परिणाम पूरे विश्व को प्राप्त होगा, साथ ही राशि वाइज आपको बतलाया गया है उसका फलादेश। आज हम बहुत ही यूनिक कंसेप्ट को लेके आए हैं कि गोचर को हम किस प्रकार सुदर्शन चक्र में समझ सकते हैं। सुदर्शन चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें 3 कुंडलियां एक साथ होती हैं। एक है लग्न कुंडली, दूसरा है चंद्र कुंडली और तीसरा है सूर्य कुंडली। यह 3 कुंडली को एक साथ जब हम मिलाकर किसी गोचर को समझते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको सामने आता है, साथ ही उसकी कई सारी उपयोगिताएं हैं। किस प्रकार से हम इस सुदर्शन चक्र को राहु केतु के गोचर में समझें, साथ ही किसी भी अन्य गोचर को भी हम इस सुदर्शन चक्र से समझ सकते हैं, तो उसे समझने की क्या विधि है और इसका फलादेश कैसे किया जाता है, इन सभी विषयों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, सुदर्शन चक्र के ऊपर मैंने बहुत पहले से ही डिस्कशन कर रखा है कि सुदर्शन चक्र एक बहुत ही विस्तृत कुंडली है। यह हमारे डिविजनल चार्ट में नहीं आता है, लेकिन एक ऋषि मुनियों ने इसे एक 3 कुंडली को मिलाकर एक कुंडली बनाया है, जिससे हम अपने फिजिकल, अपने मेंटल तथा अपने आत्मिक परस्यूट को देख सकते हैं। तीनों चीज़ों को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, एक साथ रीड कर सकते हैं। जैसा कि योगा का डेफिनेशन है कि आपके माइंड, बॉडी और सोल, आपके माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों को एक अलाइन में जब किया जाता है तो वही योगा है, वही मेडिटेशन है। तो यह आपकी कुंडली की मेडिटेशन है, आपकी कुंडली की योगा है। अब हमें किस प्रकार से इसे समझना है? सबसे पहले सुदर्शन चक्र के बारे में मैं कुछ बेसिक डिटेल्स दूंगा। यह आपकी कुंडली है, यह मेन कुंडली है जिसके आधार पर यह सुदर्शन चक्र बनाया गया है। अब यह किसी जातक की कुंडली है, यह लग्न कुंडली है उनकी, तो यह लग्न कुंडली हूबहू यहाँ पर आपके बीच में, यह सुदर्शन चक्र के बीच में यह लग्न कुंडली आ जाती है। उसी प्रकार चंद्र कुंडली, ये चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि से आपको लग्न लेना है जो कि चंद्र कुंडली बनेगी, और यह बीच वाली कुंडली आपकी चंद्र कुंडली होती है। और सबसे ऊपर वाली जो कुंडली होती है यह सूर्य कुंडली है। तो यहाँ पर लग्न, चंद्रमा तथा सूर्य, इन तीनों को देखने का तात्पर्य यह है कि कोई भी गोचर किसी के लिए सिर्फ आपके मन के आधार पर काम नहीं करता या फिर सिर्फ आपके लग्न के आधार पर काम नहीं करता। साथ ही कोई भी गोचर आपके आत्मा के हिसाब से भी काम करता है, आपका प्रारब्ध के हिसाब से भी काम करता है। कहीं पर भी कोई भी राशिफल बतलाया जाता है तो मोस्टली वह चंद्रमा के आधार पर बतलाया जाता है। लेकिन जब भी हम किसी भी गोचर को समझते हैं, किसी भी ग्रह के गोचर को समझते हैं, तो उसके लिए हमें आपके लग्न कुंडली को प्रथम देखना आवश्यक है। आपका लग्न, जैसे यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली है, तो धनु लग्न के लिए राहु और केतु ग्रह कहाँ पर गोचर करेंगे, उसका क्या फल मिलेगा? वह फल आपका फिजिकल रूप से, एक मेटेरियल रूप से आपको वह फल आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार जो चंद्र कुंडली है, चंद्र लग्न जो है तुला लग्न, अब हम तुला लग्न के आधार पर देखेंगे कि राहु और केतु ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, और उस आधार पे आपको मानसिक रूप से, मेंटल रूप से आपको फल प्राप्त होंगे। और उसी प्रकार यह जो सूर्य कुंडली है, सूर्य का लग्न यहाँ पर कुंभ का लग्न है, तो यह कुंभ लग्न के आधार पर राहु और केतु कहाँ पर गोचर कर रहे हैं और उसके आधार पर क्या फल आपको प्राप्त होगा, अर्थात कि आपके आत्मा का परस्यूट क्या है, आपने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हैं, आपका जो प्रारब्ध बना है, उस प्रारब्ध के अनुसार आपको क्या करना चाहिए अभी, जिससे आप एक अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस को प्राप्त कर पाएं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर पाएं। और इसीलिए यह सूर्य कुंडली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कुंडली है किसी भी गोचर के लिए। यदि आप अपने जीवन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करते हैं, योगा, मेडिटेशन, अपने आध्यात्मिक उत्थान को चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार को चाहते हैं, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सूर्य कुंडली।
और जब हम इन तीनों को एक साथ मिलाकर समझते हैं तो वह आपका सुदर्शन चक्र है। इसके लिए हमें इंडिविजुअल कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है कि आपको लग्न में देखना है, फिर चंद्र में देखना है, फिर सूर्य कुंडली में देखना है। इसके लिए हम एक सुदर्शन चक्र है और इस सुदर्शन चक्र में इन तीनों कुंडली को एक साथ समझ सकते हैं। आइए हम एक छोटा सा विश्लेषण करके आपको समझाते हैं कि हम किस प्रकार से इस सुदर्शन चक्र में राहु केतु के प्रेजेंट में हो रहे गोचर को समझेंगे। जैसा कि 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 23 सितंबर के बाद यह वृषभ राशि में आ जाएंगे। उसी प्रकार केतु ग्रह आपके धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और धनु राशि से यह वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। राहु केतु ग्रह रेट्रोग्रेड होते हैं, कई जगह आपने सुना होगा बिल्कुल, और इसीलिए यह एक राशि पीछे की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लग्न कुंडली को समझते हैं। बड़ा ध्यान से आपको समझना है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यह इसकी विशेषता क्या है, क्यों सुदर्शन चक्र में समझें। पूरे वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, इसलिए कृपया वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। अब सबसे पहले जब हम लग्न कुंडली को देखते हैं तो यहां पर धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न के लिए, धनु राशि के लिए राहु ग्रह आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और केतु ग्रह आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो छठे भाव में राहु का गोचर, चूंकि राहु ग्रह उच्च के हैं, तो छठे भाव में राहु का गोचर आपके जीवन में सभी प्रकार के रोग, ऋण और शत्रु को कंट्रोल करेगा, उनका नाश करेगा। इतने दिनों से जो भी समस्या आपको चल रही थी, ऐसा कोई रोग, ऐसा कोई शत्रु जो आपको परेशान कर रहा था, उन सभी चीजों का खंडन राहु ग्रह आपके छठे भाव में आकर करेंगे। आपके कार्यस्थान का माहौल सुधरेगा, आप अपने कार्यस्थान के माहौल में थोड़ा डिप्लोमेटिक होंगे, जिससे आपके कार्य सिद्ध हो पाए, आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे। कुंडली के छठे भाव में जब राहु ग्रह गोचर कर जाएं और वह उच्च के रहें। उसी प्रकार जब केतु ग्रह आपके द्वादश स्थान में गोचर करेंगे, ध्यान रहे मैं यहां पर लग्न कुंडली के ऊपर बात कर रहा हूं, लग्न की राशि के ऊपर बात कर रहा हूं, और इसी प्रकार से आपको अपने कुंडली को भी समझना है। तो जब भी राहु ग्रह आपके यहां पर 12th हाउस में आएंगे, वृश्चिक राशि में, तो इस जातक का सडनली उनके जीवन में जो भी लॉसेस हैं, चाहे वो आपके मन का लॉस हो, आपके शरीर का लॉस हो, साथ ही आपके फाइनेंशियल स्थिति का लॉस हो, उन सभी चीज़ों पर रुकावट उत्पन्न करेगा। राहु ग्रह उन चीज़ों को रोकने वाला रहेगा और आपको विदेश स्थान से या फिर अपने स्पिरिचुअल प्लेस से, किसी आश्रम से आपको कुछ अच्छे खबर प्राप्त होंगे। क्योंकि यहाँ पर केतु ग्रह उच्च के हैं, यदि केतु ग्रह नीच के हो जाएं तो ऐसा इस समय जातक किसी हॉस्पिटल में जा सकता है, कोई मेंटल असाइलम या फिर किसी प्रकार के असाइलम में जा सकता है, जेल में जा सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है केतु ग्रह यहाँ पर। तो अभी क्या है कि केतु ग्रह उच्च के हैं, तो ऐसा जातक को धर्म अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। ऐसा जातक किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाएगा और कोई धर्म स्थान, तीर्थ को करने वाला होगा, विदेश की यात्रा करेगा और वहां से स्पिरिचुअल चीजों को प्राप्त करने वाला होगा। यह फिजिकल रूप से आपका बन रहा है। पूर्व जन्म के कोई गुरु, पूर्व जन्म के कोई ट्रेनर आपको मिलेंगे इस गोचर होते ही। गोचर होने के बाद जो एक 18 माह का जो समय रहेगा, उस 18 माह में आपको पूर्व जन्म से संबंधित कोई स्पिरिचुअल गुरु आपको प्राप्त होंगे, कोई स्पिरिचुअल इंसान आपको मिलेंगे, जिससे आपका स्पिरिचुअल जो साइकिल है उसको कंप्लीट होने में हेल्प मिलेगा। अब आइए समझते हैं यह चंद्र कुंडली के आधार पर राहु और केतु ग्रह कहां गोचर कर रहे हैं और उसका क्या फल आपको मिलेगा। तो लग्न कुंडली के आधार पर जो भी मैंने बतलाया वह आपके फिजिकल रूप से जो रियलिटी में होगा वह आपका लग्न कुंडली है, ना ही आपका चंद्र कुंडली। आपको किसी भी गोचर को चंद्र कुंडली से पहले आपको अपने लग्न कुंडली से देखना है। लग्न का जो राशि है, आपके लग्न कुंडली में लग्न का जो राशि है धनु राशि, इस धनु राशि से पहले आपको देखना है कि फिजिकल रूप से होने क्या वाला है। अब हम ये समझते हैं कि आपके मेंटल स्थिति में क्या स्थिति उत्पन्न होगी, आपके मनोभाव की स्थिति क्या रहेगी राहु केतु के गोचर होने पर। तो यहां पर जब हम लग्न कुंडली के देख रहे हैं तो यहां पर चंद्रमा तुला राशि में है
इस तुला राशि को लेकर यहां पर चंद्र कुंडली का निर्माण किया गया है सुदर्शन चक्र के बीच वाली कुंडली में। तो यहां पर चंद्रमा तुला राशि में है और आपके राहु ग्रह भाग्य स्थान में गोचर कर रहे थे और भाग्य स्थान से यह आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 23 सितंबर के बाद। और उसी प्रकार केतु ग्रह आपके तृतीय भाव से आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो चंद्रमा से राहु अष्टम भाव में आने वाला है और चंद्रमा से केतु द्वितीय भाव में आने वाला है। अब इसका क्या फल आपको प्राप्त होगा मैं आपको बतला दूं। थोड़ा सा आपका मन अपने परिवार से एक विलक्त सा हो सकता है, परिवार से हट सकता है, परिवार के प्रति आपका रुझान नहीं रहेगा, परिवार के प्रति आपका मन नहीं लगेगा। यदि आपका विवाह हो चुका है तो आपका रुझान अपने ससुराल के प्रति, अपने इन लॉज के हाउस में लगा रहेगा। साथ ही यदि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, धर्म अध्यात्म सिद्धि साधना इन चीजों को करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपका मोटिवेशन लेवल उस स्तर तक रहेगा कि आप कठोर से कठोर साधना को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह आपके मन की स्थिति रहेगी। राहु ग्रह आपके मन की स्थिति यहां पर सिद्धि साधना को देने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आपके लग्न कुंडली के आधार पर यह आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे। लेकिन यहां पर चंद्र कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करने के कारण यह आपके रिसर्च एनालिसिस इन चीजों पे आपका मन लगाएगा। आपका मन किसी भी एक वस्तु को, किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर आपका मन रिसर्च बेंट हो जाएगा, रिसर्च बेंट ऑफ माइंड आपका हो जाएगा, जिससे आप गहन तक, किसी भी चीज के गहनता तक जा सकेंगे। राहु ग्रह यहां पर आपके वैवाहिक जीवन के जो सुख होते हैं उसको भोगने के प्रति आपका मन लगा सकता है। आपका मन अपने वैवाहिक जीवन के प्रति, अपने वैवाहिक सुख के प्रति लगा रहेगा। और दोस्तों, जब हम सूर्य कुंडली के आधार पर देखते हैं, यहां पर लग्न कुंडली है और लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह आपके कुंभ राशि में है, तो यह जो तीसरा कुंडली है यह आपका सूर्य कुंडली है। सूर्य को लग्न में लेना है और अब हमें देखना है कुंभ राशि के आधार पर राहु केतु कहां पर गोचर कर रहे हैं। और यह जो गोचर है संपूर्ण रियलिटी को दर्शाने वाला होगा। कैसे क्या, मैं हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सूर्य कुंडली के आधार पर क्या हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया, सूर्य कुंडली से हम आपके आत्मा के परस्यूट को देखते हैं, आपके पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध हैं, जैसे कर्म आपने अपने पूर्व जन्म में किए हैं, उस आधार पर आपको क्या करना चाहिए कि आपका स्पिरिचुअल साइकिल कंप्लीट हो। यह सूर्य कुंडली इज ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी, आपका अध्यात्म, आत्मिक ज्ञान। तो उस चीज को यदि देखना है तो उसके लिए हमें सूर्य कुंडली को देखना आवश्यक है। और सूर्य कुंडली के आधार पर यहां पर सूर्य कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि के आधार पर सूर्य राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर किए हैं और केतु ग्रह आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में राहु ग्रह उच्च के हैं, तो राहु ग्रह आपके जीवन में सुख सुविधा को बढ़ाने वाला होगा थोड़ा लेट से। राहु ग्रह गोचर करते ही यह पॉसिबल है कि आपको अपना घर चेंज करना पड़े, आपको अपना कर्म स्थान चेंज करना पड़े, थोड़ा सा आराम का भंग करने की संभावना कर रहा है राहु। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट में राहु आपके आराम, सुख सुविधा इन चीजों को बढ़ाने वाला होगा। ऐसा पॉसिबल है कि आप अपनी मातृभूमि को छोड़कर दूर जाएं और वहां पर सफलता को प्राप्त करें। अब दोस्तों, यहां पर आपको, और यहां पर हम पहले केतु के बारे में समझ लेते हैं। तो केतु आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 10th हाउस में गोचर करेंगे, उच्च के हैं राहु, लेकिन सूर्य कुंडली के हिसाब से जब 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा कि आप जो भी कर्म करेंगे उन कर्मों का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप किसी प्रकार के कार्य को प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए सुखद नहीं है, ठीक नहीं है। कर्मस्थान में उपलब्धि आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो यह तो आपके सूर्य कुंडली के आधार पर है, लेकिन आपका लग्न कुंडली कुछ और कह रहा है और आपका चंद्र कुंडली कुछ और ही कह रहा है और सूर्य कुंडली कुछ और ही कह रहा है। अब हमें इन तीनों कुंडली को किस प्रकार से अलाइन करना है
कि हम अपने जीवन में सही दिशा में रहें। दोस्तों, आपको भ्रमित नहीं होना है। हम क्या करते हैं कि कोई भी गोचर हो रहा है, उस गोचर को हम अपने या तो लग्न कुंडली, लग्न की राशि या फिर चंद्र की राशि के आधार पर देख लेते हैं, लेकिन हमें सूर्य की राशि के आधार पर भी देखना आवश्यक है। अब वह आवश्यकता क्यों है, इसको हम समझते हैं। अब मान लीजिए यहां पर जैसे कि धनु लग्न की कुंडली है, यहां पर राहु ग्रह आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे। राहु ग्रह गोचर कर गए, फिर भी आपके जीवन में जो रोग लगा हुआ था वह रोग है ही, रोग ऋण शत्रुता की अधिकता है। आपके जीवन में आपको छोटे छोटे लोन्स लेने पड़ रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है, जबकि राहु ग्रह तो उच्च के यहां पर गोचर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इन चीजों को देखने के लिए हमें सूर्य कुंडली को देखना होगा। मान लीजिए जैसे कि केतु ग्रह यहां पर 12th हाउस में गोचर किए हैं आपके धनु लग्न की कुंडली में। धनु राशि के लिए केतु ग्रह आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। तो 12th हाउस में गोचर करने से क्या होगा कि आपके सभी प्रकार के लॉसेस को रोकने वाले होंगे। लेकिन गोचर हो गया, फिर भी कोई लॉस रुका नहीं, लॉस हुए ही जा रहा है। वह लॉस क्यों हो रहा है, उसका क्या रीजन है? इन चीजों को समझने के लिए हमें सूर्य कुंडली को देखना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह आपके पूर्व जन्म के परस्यूट को लेके आया है। यह आपके आध्यात्म को दर्शाता है, यह आपके स्पिरिचुअल साइकिल को दर्शाता है, आपके प्रारब्ध को दर्शाता है। तो इस समय पूर्व जन्म में आपके प्रारब्ध में आपके जो सूर्य कुंडली है उसके आधार पर आपको अपने चतुर्थ भाव में ध्यान देना है, चूंकि राहु ग्रह यहां पर गोचर किए हैं और केतु ग्रह यहां पर आपके 10th हाउस में गोचर किए हैं। तो आपका सूर्य कुंडली यह कहता है कि आपको अपने मातृभूमि से दूर जाना चाहिए, आपको अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, आपको अपने आराम पे, अपने कंफर्ट जोन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जब हम इन चीजों को करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा यह जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली के आधार पर जो फल बन रहा है वह एक्टिवेट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि सूर्य कुंडली को भी देखा जाए। उसी प्रकार केतु ग्रह आपके सूर्य कुंडली के आधार पर आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और यहां पर केतु ग्रह आपके लग्न कुंडली के आधार पर आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लॉसेस को रोकने वाला है। फिर भी आपके लॉसेस रुक नहीं रहे हैं, कोई बड़ी यात्रा हो नहीं रही है, ना ही आपका कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। तो ऐसा क्यों? अगर ऐसा है तो आपको तुरंत अपनी सूर्य कुंडली को देखना चाहिए। केतु ग्रह आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि आपको किसी सोशल कार्य को करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य को करना चाहिए जिसका कोई आपको फायदा लेने का कोई मन ना हो। जब भी हम कोई सोशल कार्य को करते हैं, किसी का सेवा पानी करते हैं, किसी के जन के हितार्थ काम करते हैं, समाज के हितार्थ काम करते हैं, तो उससे जो मिलने वाला फल है उसकी आकांक्षा हम नहीं करते। उसी प्रकार का कर्म आपको अभी इस गोचर में करना है। जब हम उस प्रकार के कर्म को करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके लग्न कुंडली में है, लग्न कुंडली में जो राहु केतु का गोचर हो रहा है वो ऑटोमेटिकली अच्छा फल देने लग जाएगा। अब वह गोचर शुभ हो या फिर अशुभ हो, मान लीजिए शुभ है और उसकी शुभता प्राप्त नहीं हो रही है, फिर भी आपको सूर्य कुंडली के आधार पर काम करना है। और मान लीजिए अशुभ है तो उसको रोकने के लिए भी हमें यह देखना आवश्यक है कि आपका प्रारब्ध क्या कह रहा है। यदि आपका प्रारब्ध आपसे कुछ और चाह रहा है और आप कुछ और ही किए जा रहे हैं तो इसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और दोस्तों उसी प्रकार यह आपकी चंद्र कुंडली है। अब इस चंद्र कुंडली का क्या यूजेस है, जैसे कि हमने यहां पर बतलाया कि सूर्य कुंडली के आधार पर हम आपके आत्मा के परस्यूट को देखते हैं, आपके आध्यात्म प्रारब्ध कर्मों को देखते हैं, आपका प्रारब्ध क्या चाह रहा है। उसी प्रकार इस लग्न कुंडली से हम देखते हैं कि वास्तव में आपके साथ क्या घटित होगा, क्या घटित हो रहा है। और यह जो चंद्र कुंडली है इसके आधार पर हम यह समझते हैं कि आपका मन क्या करेगा। यहां पर लग्न कुंडली यह बोल रहा है, आपका आत्मा यह बोल रहा है, लेकिन आपका मन क्या बोल रहा है, क्योंकि यह तीनों ही बिल्कुल अलग अलग एंटिटी है। जो आपका शरीर है वह इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय इन चीजों से बद्ध है। जो मन है वह इंद्रियों का राजा माना गया है और मन एक अलग ही एंटिटी है।
उसी प्रकार यह जो आत्मा है, यह मन, बुद्धि, आपके शरीर, इन चीजों से अति परे है। इसीलिए आपको चंद्र कुंडली भी देखना आवश्यक है कि आपका मन क्या कह रहा है। यदि आपका मन आपके लग्न और आत्मा से अलाइन नहीं है, फिर भी समस्या उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि आपका लग्न कुंडली जो कह रहा है उसी प्रकार की स्थिति आपके सूर्य कुंडली में भी बन रही है, लेकिन आपका मन तो कुछ और ही कह रहा है, आपके आत्मा से बिल्कुल विपरीत चीज कह रहा है, तो आपको उसकी अनुकूल स्थिति, आपको उसका अनुकूल फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मन को नियंत्रण करना अति आवश्यक है। आप इस कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में राहु ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह आपके द्वितीय स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव में गोचर करके राहु आपसे यह चाह रहे हैं, आपका मन यह कह रहा है कि आपको रिसर्च करना चाहिए, किसी चीज का डीप एनालिसिस करना चाहिए, आपको अपने वैवाहिक जीवन में समय बिताना चाहिए, वैवाहिक सुख को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ कार्य करना चाहिए। लेकिन आपका आत्मा कह रहा है कि आपको अपने घर में ध्यान देना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन में ध्यान देना चाहिए। और आपका यहां पर लग्न कुंडली कह रहा है कि आपको छठे भाव में काम करना चाहिए, रोग ऋण शत्रु के ऊपर काम करना चाहिए। अब यदि हम अष्टम भाव में काम करते हैं, आपके मन के अनुसार चलते हैं, तो यहां पर आत्मा की चीजें पूर्ण नहीं हो पाएगी। लेकिन जब हम इन तीनों चीजों को एक साथ कंबाइन करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपका मन क्या कह रहा है। आपका मन कह रहा है कि आपको धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअलिटी, आपको किसी प्रकार के रिसर्च, इन चीजों में ध्यान देना चाहिए। आपका मन उस प्रकार से लगने वाला है। और आपका सूर्य कुंडली कह रहा है कि आपको अपने चतुर्थ भाव में काम करना चाहिए। चतुर्थ भाव में काम करने से ऑटोमेटिकली आपके लग्न कुंडली के ऊपर कार्य हो जाएगा। तो आपको यहां पर मन को और अपने आत्मा को, इन दोनों को अलाइन करना है। जब हम मन और आत्मा को अलाइन करते हैं तो आत्मा का प्रतिबिंब, आत्मा का इमेज ऑटोमेटिकली आपके मन में पड़ता है और आप तर जाते हैं, आपको आत्म साक्षात्कार होता है। अर्थात कि आपका लग्न कुंडली पूर्ण रूप से सुधर जाएगा। इसमें जो भी विषमताएं उत्पन्न हो रही हैं किसी भी गोचर के कारण, यहां पर राहु केतु के ऊपर बात हो रही है, हम किसी भी गोचर को समझ सकते हैं इस कुंडली के आधार पर। तो आपका जो लग्न है, वह लग्न जो कह रहा है वह आपका मन कह रहा है या नहीं, आपका जो आत्मा कह रहा है वो आपका मन कह रहा है या नहीं। तो अल्टीमेटली हमें कंट्रोल आपके चंद्र कुंडली के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम आपके प्रारब्ध को, अपने पूर्व जन्म के कृत्य कर्मों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने मन को अभी कंट्रोल कर सकते हैं। ना ही हम अपने लग्न को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये वास्तव में होगा। लेकिन हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं, आपके चंद्र कुंडली को कंट्रोल कर सकते हैं। और चंद्र कुंडली के ऊपर ही हमें रेमेडी करना चाहिए, चंद्र कुंडली के ऊपर ही हमें किसी प्रकार के उपाय, वैदिक उपाय आदि को करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यह बहुत ही यूजफुल चीज है, सुदर्शन चक्र में ग्रहों का गोचर का अध्ययन, जो कि आपको अवश्य करना चाहिए। और इसके और भी कई सारे यूजेस हैं। अब जैसे कि सुदर्शन चक्र का अपना एक दशा चलता है। मान लीजिए इस व्यक्ति का 28 वर्ष है। अब हम 28 वर्ष के हिसाब से ये देखेंगे, मान लीजिए इनका जन्म 1992 में हुआ है, तो इसके आधार पर हम ये देखेंगे कि सुदर्शन चक्र की दशा कौन सी चल रही है। तो सुदर्शन चक्र की दशा के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसे कैसे देखना है वो सभी चीज़ें आप उस वीडियो में देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। तो 28 वर्ष के हिसाब से इनका पंचम भाव का दशा चलेगा। तो पंचम भाव का दशा में हमें इस दशा को के आधार पर गोचर को समझ सकते हैं।
कि पंचम भाव से राहु और केतु कहां पर गोचर कर रहे हैं और आपको कैसा फल मिलेगा। तो बहुत ही डीप एनालिसिस है, लेकिन बहुत ही सटीक फलादेश हम निकाल सकते हैं। हमें अन्य कोई भी कुंडली को देखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई दशा को देखने की आवश्यकता है, ना ही कोई विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा, चर दशा। सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रांजिट, किसी भी ग्रह का ट्रांजिट और उस सुदर्शन चक्र की दशा, ट्रांजिट का रियल खेल आपके सुदर्शन चक्र की दशा में होता है, जो कि वर्ष फल से आधार पर हम देख सकते हैं। तो आपका वर्ष फल सिर्फ आपका वर्ष कुंडली ही नहीं है, इस सुदर्शन चक्र में भी वर्ष फल देखा जा सकता है, पूरा वर्ष कैसा रहेगा वो देखा जा सकता है। यहां तक सुदर्शन चक्र में तो प्रत्येक 1 घंटे की अंतराल में क्या क्रियाकलाप होने वाले हैं, आपके जीवन में क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसे भी देख सकते हैं। तो इतना डीप एनालिसिस देने वाला ही है सुदर्शन चक्र। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और मेरे सुदर्शन चक्र के जो पूर्व के वीडियो हैं उसे भी देखें, तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आएंगी जो मैंने कहा है। तो दोस्तों, यह था मेरा एनालिसिस सुदर्शन चक्र की दशा में किस प्रकार से हम ग्रहों के गोचर को समझ सकते हैं। अभी आने वाले वीडियो में मैं राहु और केतु के गोचर का प्रत्येक राशि के ऊपर एक डीप एनालिसिस के साथ वीडियो बनाने वाला हूं। प्रत्येक राशि 12 की 12 राशियां, मैंने जो एक वीडियो बनाया था जिसमें 12 राशियों का एक साथ राशि फलादेश मैंने किया था, तो उससे कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और कई लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया कि आपको थोड़ा सा डीप अध्ययन करके चीज़ों को परोसना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको प्रत्येक राशि के आधार पर एक कुंडली बनाकर कैसे वह गोचर कार्य कर रहा है आपके लिए, राहु केतु का यह गोचर किस प्रकार से फलित होगा, इसके ऊपर हम प्रत्येक राशि के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत ही रैपिड वे में वीडियो आएगा। एक दिन में हो सकता है 2 वीडियो भी आ जाए, क्योंकि अभी 23 सितंबर आने वाला है, 12-13 दिन बाकी है और मेरा प्रयास रहेगा कि 23 सितंबर आने से पहले ही आपको 12 की 12 राशियों का वीडियो दे दिया जाए। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट को भी अवश्य चेकआउट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो समाप्त करते करते मैं यह कहना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हो, उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन में फ्लैश आउट हो जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।